अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे संजानी जलसे में रियासत मुखालिफ तकरीर। वफाकी हुकूमत ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला कर लिया है। 8 सितंबर के जलसे में की गई तकरीर पर बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको बताते चलें, संजानी जलसे में रियासत मुखालिफ तकरीर पर वफाकी हुकूमत ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला कर लिया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं फात चौधरी से। फात, बताइएगा किन किन रहनुमाओं के नाम सामने आ रहे हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा? जी देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बताता चलूं कि रियासत मुखालिफ तकारीर जो की गई थी संजानी जलसे में तहरीक इंसाफ की, उस पर वफाकी हुकूमत ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला लिया है और संजानी जलसे में की गई तकारीर पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है। ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत हुकूमत जो है वो दरख्वास्त जमा करवाएगी मुकदमे के लिए, और सेक्शन 196 के तहत नाकाबिले जमानत होते हैं जो कि मुकदमात हैं। इसके अलावा इस सेक्शन के तहत गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी जरूरत नहीं होगी। इस हवाले से वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल ने मुशावरत मुकम्मल कर लिया और काबीना से इस फैसले की मंजूरी ली जाएगी। सरकर्दा जो नाम थे वो तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सामने आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा दीगर जो PTI के रहनुमा थे जिन्होंने नफरत अंगेज और रियासत मुखालिफ तकारीर की थी, उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। जी ठीक है, फात चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे। संजानी में रियासत मुखालिफ तकारीर पर वफाकी हुकूमत ने एक्शन लिया है और PTI रहनुमाओं के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक 61 करोड़ 24 लाख 75 हजार रुपए में 74 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। इस हवाले से मजीद जाने थे फातिमा शराजी से। जी फातिमा, अपडेट कीजिएगा, किफायत शारी के प्लान को एक बार फिर हवा में उड़ाया जा रहा है? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के नामजद किए गए पार्लियामानी सेक्रेटरीज को करोड़ों रुपए की नई गाड़ियां दी जा रही हैं। अगर जरूरत की बात की जाए तो पार्लियामानी सेक्रेटरीज के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 गाड़ियों की जरूरत थी, जबकि 20 इजाफी गाड़ियों के खरीदने की भी मंजूरी दे दी है। और इसमें सूबाई वुज़रा के साथ साथ प्रोटोकॉल में 20 करोड़ 90 लाख रुपए से 30 लग्जरी गाड़ियां भी खरीदी जाएंगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा और उनकी जानिब से 76 लग्जरी गाड़ियां खरीदने की दरख्वास्त की गई थी, जिसको वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने उसकी मंजूरी दे दी है। और इसमें ओवरऑल अगर बात की जाए तो 20 लीगी पार्लियामानी सेक्रेटरीज के पास लग्जरी गाड़ियां दी जाएंगी, और जिनके पास इजाफी चार्ज ऑलरेडी मौजूद हैं और प्रोटोकॉल गाड़ियां ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो 9 जरूरत की गाड़ियां थी जिसके लिए एप्लीकेशन देना थी, लेकिन 9 की बजाय 20 गाड़ियों की एप्लीकेशन दी गई और उन 20 की 20 गाड़ियों को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने उसकी मंजूरी दे दी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। और इसके साथ अगर मैं बात करूं तो SNG के जो प्रोटोकॉल के लिए 3 करोड़ 61 लाख की 2 लग्जरी गाड़ियां जो है इंडस मोटर्स की वो खरीदी जाएंगी। इसके अलावा 1 करोड़ 74 लाख 95 हजार रुपए गाड़ियों पर टैक्स भी अदा किया जाएगा, जो कि हुकूमत की जेब से ही जाएगा। और 30 गाड़ियों की सजावट के लिए 3 करोड़ मजीद खर्च किए जाएंगे। जी फातिमा शराजी में तफसीलन आगाह करी थी, आपका शुक्रिया। कराची में मलिर कोर्ट के बाहर फरीकैन लड़ पड़े। हवाई फायरिंग हंगामा आराई के दौरान 2 मोटरसाइकिलों को भी आग लगा दी गई है। दोनों फरीकैन का केस जेर समात था। कोर्ट से बाहर निकलते ही लड़ाई शुरू कर दी। मजीद जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। काशान, क्या वजह है और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, देखिए मलिर कोर्ट के बाद 2 फरीकैन आपस में लड़ पड़े। कोर्ट से बाहर निकलते ही दोनों फरीकैन की जानिब से हवाई फायरिंग की गई है। हंगामा आराई के दौरान जो है 2 मोटरसाइकिलों को भी नजर आतिश कर दिया गया है। दोनों फरीकैन का केस जेर समात पर कोर्ट से बाहर निकलते ही दोनों आपस में लड़ पड़े, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंची है। सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया है। इसी हवाले से SSP मलिर का बताना है कि चंद माह कबल बिन कासिम टाउन के इलाके में कत्ल का वाकया पेश आया था। कत्ल के केस की जो जेर समात था उस हवाले से दोनों फरीकैन कोर्ट में लड़ पड़े, जबकि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 8 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस की भारी नफरी इस टाइम में मलिर कोर्ट के बाहर मौजूद है। सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया है। जी 8 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस की भारी नफरी इस वक्त कोर्ट के बाहर भी मौजूद है। मोहम्मद काशान अपडेट करते, बहुत शुक्रिया।
اسلام آباد کی لڑائیاں ہمیشہ ہوتی ہیں، یہ نہیں کہتے کہ عدالت میں ایسے ریفارمز لائیں کہ راتوں رات انصاف ملے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ جوڈیشل ریفارمز ایسے نہیں ہو سکتے، ہماری 2/3 اکثریت نہیں، آرٹیکل 184 کے مطابق عدالت کے پاس پاور ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتفاق رائے ہو تو حکومت سے بات کریں گے۔ پوائنٹ اس اسلام آباد کی لڑائی تو ہمیشہ ہوتے ہے، یہ تو وقتی نہیں ہے، آج ایک لڑائی ہے کل تو دوسرا لڑائی ہوگا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں ہم تمام مسئلے حل کریں گے، عدالت میں ایسے ریفارمز لے کر آئیں گے کہ راتوں رات آپ کو انصاف ملنا شروع ہو جائے۔ یہ تو شاید ممکن نہ ہو۔ اس جوڈیشل ریفارمز کو ایسے تو نہیں لکھ سکیں گے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا 2/3 اکثریت ہو، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 2/3 اکثریت ہے، نہ وفاق میں ہم حکومت میں شامل ہیں۔ بات کر لیجئے آرٹیکل 63A سے متعلق۔ آرٹیکل 63A کی سماعت جسٹس منیب کی عدم شرکت پر ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس نے انہیں منانے کا اندیہ دیا اور کہا کہ جسٹس منیب اختر کو راضی کریں گے۔ اگر وہ شامل نہ ہوئے تو نیا بینچ تشکیل دیا جائے۔ آرٹیکل 63A کی سماعت جسٹس منیب کی عدم شرکت پر ملتوی، چیف جسٹس نے منانے کا اشارہ دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوقیل اور جسٹس مظہر عالم کمرہ عدالت میں پہنچے۔ بینچ کے رکن جسٹس منیب اختر نہ آئے، چیف جسٹس کے دائیں جانب کرسی خالی رہی۔ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے اٹارنی جنرل کو روسٹروم پر بلایا، کہا کہ لارجر بینچ آج بنا تھا، فیصلہ ماضی میں 5 رکنی بینچ نے سنایا تھا، ہم ابھی اٹھ رہے ہیں۔ جسٹس منیب اختر کو درخواست کر رہے ہیں کہ وہ بینچ میں شامل ہو۔ جسٹس منیب اختر نے آج مقدمات کی سماعت کی ہے، ان کا اس کیس کی سماعت میں شامل نہ ہونا ان کی مرضی تھی۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ جسٹس منیب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ بینچ کی تشکیل نہ ہوگی۔ جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں، دونوں صورتوں میں کل کیس کی سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ نے نظر ثانی اپیلوں پر سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منیب اختر نے آرٹیکل 63A کی سماعت کرنے والے بینچ میں شامل نہ ہونے سے متعلق رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط تحریر کر دیا، کہا کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تشکیل کردہ بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ججز کے خطوط فائل کا حصہ نہیں ہوتے، مناسب ہوتا جسٹس منیب اختر بینچ میں آ کر اپنی رائے دیتے۔ جسٹس منیب کا رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام خط ٹاک آف دی ٹاؤن بن گیا، قانونی ماہرین کو تبصروں کا موقع مل گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے خط پڑھ کر سنایا، ساتھ ہی جواب بھی دیتے گئے۔ جسٹس منیب نے لکھا، کیس کو سننے سے انکار نہیں کر رہا۔ چیف جسٹس نے کہا، جسٹس منیب کی رائے کا احترام ہے، لیکن جج کا مقدمہ سننے سے انکار عدالت میں ہوتا ہے۔ جسٹس منیب نے لکھا، بینچ پریکٹس پروسیجر کمیٹی نے تشکیل دیا ہے، کمیٹی کے تشکیل کردہ بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ چیف جسٹس نے جواب دیا، شفافیت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جسٹس منیب کو بینچ کا حصہ بنایا۔ جسٹس منیب اختر نے درخواست کی کہ میرے خط کو نظر ثانی کیس ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ قاضی فائد عیسیٰ نے اعتراض کیا کہ ایسے خط کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی روایت نہیں، اختلافی رائے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے، لیکن 63A کا مقدمہ اہم ہے۔ ماہر قانون اشتر راصاف کہتے ہیں کہ دیکھنا ہوگا جسٹس منیب نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیوں کیا، پچھلے 2 برس سے ہم ایسا ہی دیکھ رہے ہیں۔ راجہ خالد نے بھی بول نیوز سے گفتگو کی ہے، کیا کہا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ہم کچھ ایسا ہی دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک کے اندر افراتفری ہے، ملک کے اندر جو ڈویژنز ہیں، ملک کے اندر جو پولرائزیشن ہے، وہ اب سپریم کورٹ جیسے جید اور سیریس مائنڈیڈ لوگوں کے اندر بھی تراد کر گئی ہے۔ سپریم کورٹ کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا معاملہ ہے، اس کے اندر ریویو میں جتنا بھی ممکن ہو وہی جج بیٹھتے ہیں جنہوں نے فیصلہ صادر کیا۔ جسٹس منیب اختر اس کے اندر تھے اور انہوں نے ایک کلیدی اس کے اندر جو ہے لیڈ کیا سارے معاملے کو۔ ان کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، ہونا چاہیے، تاکہ ان کی جو رائے ہے جو انہوں نے دی اور جو انہوں نے آرگیومنٹ سنے وہ بہتر طور پہ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں بنسبت ان ججز کے جو بعد میں جوائن کیے۔ اب یہ جو انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے،
हमें ये देखना होगा कि किस बुनियाद पे इनकार। और अभी आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि असम्बलियों में बैठे लोग मुंतखब होकर नहीं मैंडेट चोरी करके आए हैं, इसे इक़्तिदार को तूल देने के लिए कानून साजी की जा रही है। पिंडी में खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI ने जो कुछ किया वो सबके सामने है। उन्होंने अखलाकियात और जमहूरियत तबाह की, एक पैसे का काम नहीं किया गया। कौमी और सूबाई असम्बलियों में जो हज़रात बैठे हैं उनकी अक्सरियत वहाँ इलेक्ट होकर नहीं आई, वो चोरी शुदा वोट के नतीजे में वहाँ पर बैठे हुए हैं। आज यहाँ पर सिर्फ इक़्तिदार की जंग है कि कुर्सी मिल जाए। अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए कानून भी बनाए जाते हैं, पॉलिसी भी बनाई जाती हैं, आईनी तरमीम करने की कोशिश भी की जाती है। उनमें से किसी ने आईनी तरमीम देखी तक नहीं थी, लेकिन फिर भी रात के अंधेरे में उसको पास करना चाहते थे। PTI ने जो कुछ किया उसने पूरा पाकिस्तान जानता है। इखलाकी इक़्तिदार से इनको तबाह किया, जमहूरी इक़्तिदार को तबाह किया। 3 साल 8 महीने में इस मुल्क के लिए एक पैसे का काम नहीं किया। ओगरा ने LPG की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। LPG की फ़ी किलो कीमत में 7 रुपये इजाफा ओगरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 86 रुपये 28 पैसे का इजाफा किया गया है, जबकि 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 2879 रुपये 10 पैसे से बढ़कर 2965 रुपये 38 पैसे हो गई। LPG की फ़ी किलोग्राम कीमत 251 रुपये हो गई है। कराची के कारोबारी अफराद को बिजली की लोड शेडिंग समेत दीगर मसाइल का सामना है। लोग अपना कारोबार चलाएंगे या इन मसाइल में घिरे रहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुफ्तगू बोले कि अपना कारोबार और मेहनत करने वालों के मसाइल को हल करना है। 77 साल तक छोटे कारोबार वालों को अहमियत नहीं दी गई। मायूसी छोड़ दें, हमें अपने लोगों को अहमियत देना होगी। पाकिस्तान के पास वसाइल भी मौजूद हैं। अब 16-16 घंटे की लोड शेडिंग और पार्किंग ना हो और कारोबार चलाए या इन दो चीज़ों से लड़े, तो हमें इन छोटे छोटे मसाइल में फंसा के रखा हुआ है। हमने लोगों को जो अपना कारोबार कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं और जो मसाइल हैं उनको हल करना है। हमने इस सूबे में और इस शहर में मसाइल बहुत थोड़े से हैं, लेकिन क्योंकि हल नहीं किए जा रहे तो 77 सालों से जमा हो चुके हैं। पाकिस्तान के पास सब कुछ है, वसाइल भी हैं, बेहतरीन टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद रिकवरी 100 इंडेक्स 81,000 की सतह से नीचे आ गया है, जबकि कारोबार के इख्तिताम पर मार्केट थोड़ी रिकवर कर गई है। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 177 पॉइंट्स की कमी से 81,114 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 13 अरब 88 करोड़ से ज़ायद मालियत के शेयर्स के सौदे हुए हैं। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 7 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 277 रुपये 44 पैसे से बढ़कर 277 रुपये 71 पैसे पर बंद हुआ। सोना 500 रुपये की कमी के साथ 2,75,500 रुपये फी तोला हो गया है। वज़ीर आला पंजाब की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। गंगाराम अस्पताल में माली बेज़ाब्तगियों का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली साहू की सरबराही में कमेटी ने 4 साबिक केमिस्ट और दीगर अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। 3 रोज में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसों में पे दर पे नाकामी पर आपे से बाहर हो गए हैं। मुसल्लह बगावत की धमकी दे दी, उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। और नौजवानों, अगर तुम अपने बाप की औलाद हो तो जरूर ये बयान देना कि तुम फंस गए थे और उसके बाद तुम्हें हमने छोड़ दिया उस जुल्म के बावजूद जो तुम करते रहे। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। कोई ये समझता है कि वो हमें मारेगा तो फिर मरने के लिए तैयार रहे। ये मेरा वादे पैगाम है और ये धमकी नहीं है, ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। अवाम को फैसले अवाम में करने दे, सियासी फैसले सियासी लोगों को करने दे, बीच में ना आए और फिर देखें कि आगे क्या होता है। इस वक्त बमाली के बाद, चादर और चारदीवारी की बमाली के बाद अपना दर साबित कर दिया हमने। अब बस हो गई है, कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कराची गुलिस्तान जौहर में दम घुटने का वाकया दूर गया। बच्चों के गाड़ी में बैठने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है।
गुलिस्तान जौहर में बच्चों के दम घुटने का अलमनाक वाकया। दूसरा बच्चा भी दौरान इलाज दम तोड़ गया। बच्चों के गाड़ी में बैठने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। दोनों बच्चे खेलते हुए गाड़ी के करीब आए, दरवाजा खोला और गाड़ी में बैठ गए। वो कई घंटे गाड़ी में बंद रहे। गाड़ी के मालिक ने पूछगछ के दौरान पुलिस को बताया कि गाड़ी खराब थी, इसलिए 8 सितंबर से पार्क करके छोड़ दी थी। कहा कि गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हूँ, रोज डायलिसिस होते हैं। पुलिस का कहना है कि मुतासरा बच्चों के लवाहिकीन ने कानूनी कार्रवाई से इनकार किया है। गाड़ी के मालिक की बीमारी को मद्देनजर रखते हुए उसे छोड़ दिया गया है। शवाहिद के मुताबिक भी वाकया हादसाती तौर पर पेश आया। बात कर ली जाए डेंगू से मुतालिक, रावलपिंडी में डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। होली फैमिली अस्पताल में 63 साला मतीन बेबी जिंदगी की बाजी हार गई हैं। खातून का ताल्लुक चक जलाल से बताया जा रहा है, जो डेंगू से शदीद मुतासर हैं। इस वाक़े के बाद डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई है। ये अफसोसक वाक़या पेश आया है रावलपिंडी में, जहां डेंगू के वार से एक और खातून जाँ बहक हो गई हैं। और बात करें इसराइली जारियती गजा और बैरूत के बाद इसराइल का यमन पर भी बड़ा हमला हो गया। 4 यमनी शहरी शहीद और 29 जख्मी हो गए। यमनी फौज ने इसराइली शहरों को निशाना लेने का ऐलान कर दिया है। बैरूत में वहशियाना सहयोनी बमबारी से 24 घंटों में अब तक 105 शहरी शहीद हो गए। 2 रोज के दौरान तिबी हमले के 14 अरकान भी लुक़मा अजल बने। दूसरी जानिब गजा में बमबारी से 28 फलस्तीनी भी शहीद हुए हैं। इसराइल ने गजा और बैरूत के बाद यमन पर भी बड़ा हमला कर दिया। यमन के साहिली शहर अल हुदैदा को निशाना बनाया। इसराइली फजाइया ने हुदैदा और रासीसा में बंदरगाह और बिजली घरों पर मिसाइल दागे, जिससे वहाँ आग लग गई। दीगर इलाके भी निशाना बने। बैरूत में भी इसराइली हमलों में वादी बका और ऐनुल लदब समेत दीगर कई इलाकों में इसराइली तैयारों ने मिसाइल बरसाए। हिजबुल्लाह की आला क़यादत के कत्ल के बाद इसराइली फौज ने भारी जंगी हथियारों और गाड़ियों के हमरा लबनान की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया है। इसराइली फौज ने बैरूत के नवाही इलाकों में पहली बार जमीनी पेशकदमी करते हुए बैरूत के नवाह में दाखिल हो गई हैं। लबनानी शहरियों ने बड़ी तादाद में नकल मकानी शुरू कर दी है। गजा में कई पनाह गुज़ीन कैंपों पर इसराइली हमले में दर्जनों अफराद शहीद हुए। 1 साल के दौरान इसराइली हमलों में 1600 लबनानी, जबकि गजा में 42,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 10,000 अफराद लापता। खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। बताएं कि शान मसूद ने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी के अज़्म का इजहार किया है। टेस्ट टीम के कप्तान कहते हैं कि खिलाड़ियों को हौसला अफजाई दरकार है। बांग्लादेश से शिकस्त से अफसोस हुआ। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद के कहा, ये आपको सुनवाते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये फर्स्ट टेस्ट है, हमने इसको 1 स्टेप एट ए टाइम लेना होगा और हमारी कोशिश ये है कि किस तरीके से हम एक अच्छा स्टार्ट ले सकें इस फर्स्ट टेस्ट में। बीइंग ए लीडर आई थिंक अकाउंटेबिलिटी होती है। कभी भी अच्छा नहीं लगता जब आपकी टीम हारती है। हमें लगा कि जब हम ऑस्ट्रेलिया से खेल कर आए तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी अपनी स्क्वाड में जिनको हम आगे लेकर जा सकते थे एज ए टेस्ट कोऑर्डिनेशन और एक पुश कर सकते थे कि इस टीम को हम आगे लेके जा सकते हैं। बट आई थिंक रिजल्ट्स वाइज हमें वो चीज़ बांग्लादेश सीरीज़ में नहीं मिली। काफ़ी ऐसी मिस्टेक्स थी जो हमने कमिट की एज अ साइड और उनसे हमें सीखना होगा। मान अली को हम इसलिए वापस विद इन द स्क्वाड लाएं कि अभी हमने मुल्तान की कंडीशंस असेस करनी है। हम वहाँ जाके देखेंगे, हमारे पास इनफ टाइम होगा ऑपोजिशन को देखते हुए, अपनी स्ट्रेंथ देखते हुए, वेदर को देखते हुए कि हमें किस टाइप की विकेट की ज़रूरत है और हमने कोशिश की है कि हम सारे बेसिस कवर करें। अभी आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आलमी रहनुमाओं की तकरीर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर सबसे ज्यादा देखी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। यूट्यूब चैनल पर 1,37,000 और अल जज़ीरा के टिकटॉक अकाउंट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब 16 लाख लोगों ने देखा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब को दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले आलमी रहनुमा बन गए। अपडेट करें आपको इस हवाले से। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आलमी रहनुमाओं की तकरीर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर सबसे ज्यादा देखी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। यूट्यूब चैनल पर 1,37,000 और अल जज़ीरा की टिकटॉक अकाउंट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब 16 लाख लोगों ने देखा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब को दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले आलमी रहनुमा बन गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोनीस फहद चौधरी से। जी फहद, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आलमी रहनुमाओं की तकारीर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर सबसे ज्यादा देखी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वज़ीर आज़म का खिताब सबसे ज्यादा देखा गया और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले आलमी रहनुमा बन गए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। इनका खिताब
यूट्यूब चैनल पर 1,37,000 लोगों ने देखा और दुनिया भर के कायदीन का जनरल असेंबली से खिताब UN ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नशर किया गया था। अल जजीरा की टिकटॉक अकाउंट पर भी वजीर आजम का खिताब 16। ठीक है, फाश चौधरी तफसीलें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।